हेलो एट्थ क्लास बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लासी का युद्ध डिस्कस किया था। और इस आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो देखते हैं किस तरीके से जो कंपनी के अफसर थे वो नवाब बन बैठे। कहने का मतलब है नवाब से यहाँ पर मीनिंग निकलता है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। जो कंपनी थी उसके पास पूरी सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। जब कंपनी की सत्ता और ताकत उनके पास आ गई तो इसके कई फ़ायदे भी थे। और कंपनी का हर कर्मचारी क्या करने लगा, नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब उनके पास सत्ता और ताकत आ गई तो जो कंपनी थी उसका हर कर्मचारी क्या करने लगा, नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। नेचुरल सी बात है, जब पैसा और सत्ता आ जाती है तो हर कोई चाहेगा ऐसा। ऐसी वहाँ पर भी था कि कंपनी के पास क्या हुआ, सत्ता और ताकत थी तो कंपनी का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी क्या करने लगा, नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। अब नवाबों की तरह कौन जी रहा था, कंपनी का हर कर्मचारी जीने की ख्वाब देखने लगा। लेकिन जो बंगाल के असली नवाब थे उनको इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया, मजबूर कर दिया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर क्या करेंगे, जमीन और बहुत सारा पैसा देंगे। जो खुद रॉबर्ट क्लाइव थे ने ही भारत में से क्या किया, बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई आया तो उसकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 18 साल थी। देखिए कितनी कम उम्र थी उनकी। तो क्या हुआ, 1767 में जब वह दो बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। 2 बार गवर्नर बन गए थे और भारत से हमेशा के लिए जब वो रवाना हुए तो उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में अ, उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या हुआ था, 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था उन्होंने। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। मीन्स उनको डाउट था उनकी संपत्ति पर। उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। खुद ही उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर कहते हैं साधारण परिवारों से ही आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत से मैं ठीक ठाक पैसा कमाएं और अपने और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बिताए। तो यही चाहते थे वे। ठीक है। तो जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने तो वहाँ आलीशान जीवन जी लिया। और वहाँ के लोग नवाब कहते थे उन्हें। वहाँ के लोग क्या कहते थे, नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखने लगे। और नाटकों कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो देखिए इस तरीके से ये सब होता था। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे ना कि किस तरीके से जो अफ़सर थे वो क्या उन्होंने यहाँ से, जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया। और जो यहाँ से उनकी क्या इच्छा थी, पैसा कमा के अपने देश वापस लौट जाना। अब पढ़ते हैं बच्चों कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। तो आप समझ रहे हैं ना, एकदम उसने सीधे सीधे हमला नहीं किया। अब देखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। जो रेजिडेंट थे उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, जो कंपनी के हितों की रक्षा करते थे और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देते थे।
अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाए, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफ़सर ही तय तय करना चाहते थे। देखिए, वो सब यही वो खुद ही तय करना चाहते हैं और कई बार क्या होता था कंपनी की रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी जाती थी। अब देखिए सहायक संधि क्या है? कंपनी की जो रियासतें थी उन पे क्या कर दी जाती थी, सहायक संधि थोप दी जाती थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएँ रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो सहायक संधि को जो ये बंदोबस्त था इसको मान लेती थी, उनको क्या था ये अधिकार नहीं था कि वो अपनी स्वतंत्र सेनाएँ रखने का अधिकार नहीं रख रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, जो उनका ये मान लेती थी, ठीक है? और सहायक सेना के रख-रखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अब देखिए वो खुद अपनी सेना नहीं रखती थी, लेकिन जो सहायक सेना थी उसके रख-रखाव के लिए वो कंपनी को क्या देती थी? पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। देखिए किस तरीके से कंपनी क्या किया, सहायक संधि थोपी और फिर क्या-क्या अगर वो रकम नहीं देती थी, उन्हें पैसे देने पड़ते, अगर वो पैसे नहीं देती थी, तो उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से वो ये काम करते थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल दिया है जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल 1798 1805 में जब गवर्नर जनरल थे, तो उस समय क्या हुआ था अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए। वही बात आई, क्योंकि जो सहायक सेना थी उनके रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था और वो जो नवाब थे वो सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से में चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए, तो उनसे क्या किया गया, उनका आधा इलाका कंपनी ने ले लिया और इसी आधार पर क्या हुआ, हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो टीपू सुल्तान थे, हम आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। देखिए टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर दिया गया है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेरे मैसूर। अब शेरे मैसूर क्यों कहा जाता था, हम इसे पढ़ेंगे, आगे उनके बारे में बताया गया है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। देखिए जब कंपनी को लगा कि उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक हित हैं उन पर खतरा है, तो उसने क्या किया, प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जाती है। यहाँ पर मैसूर का उदाहरण दिया गया है, आप इस बात को समझेंगे मैसूर के उदाहरण से, तो देखेंगे हैदर अली शासनकाल था उनका 1761 से 1782 तक और उन्हें विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल था 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। देखिए जो हैदर अली थे और जो कौन थे आपके टीपू सुल्तान, तो इन जैसे शासकों के नेतृत्व में जो मैसूर था वो काफी ताकतवर हो चुका था। मालबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। उस समय जो मालबार तट पर जो व्यापार होता था वो किसके नियंत्रण में था? वो था आपके मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी क्या करती थी, काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। यहीं से क्या करती थी कंपनी, काली मिर्च, इलायची का क्या करती थी, खरीदती थी। तो आप देखेंगे 1784 में जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन और क्या कर दिया कि लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। देखिए टीपू सुल्तान इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ये निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से भी रोक दिया और सुल्तान ने ये भी कर दिया कि उन्होंने क्या कहा, अपने सौदागरों से कह दिया कि वो स्थानीय सौदागरों को भी क्या कह दिया कि कंपनी के साथ वो कोई कारोबार नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाली फ्रांसीसी व्यापारियों को घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। देखिए कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो भारत में रहने वाले जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनसे क्या कहा, अच्छा मेल-जोल बढ़ाया और विकसित किया और उनकी मदद से जो उनकी सेना थी उसका आधुनिकीकरण किया कि उसकी सेना और अच्छी बन सके। तो आगे देखेंगे जो सुल्तान ने इन कदमों सुल्तान के इन कदमों से क्या हुआ था, अंग्रेज आग बबूला हो गए। जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू
सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। जो अंग्रेज़ थे वो क्या हो गए, आग बबूला हो गए, उनको महत्वाकांक्षी और क्या खतरनाक दिखाई देते थे, मतलब उनसे डरने लग गए अंग्रेज़। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। और क्योंकि वो शक्तिशाली थे, उन्हें डर लगने लग गया, तो उनको ऐसा लगा कि इनको नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। देखिए, 4 बार मैसूर से अंग्रेज़ों ने जंग की। 1767 से 69 में एक हुई, 1780 टू 84 इसमें एक हुई, 1790 टू 92 इसमें एक हुई और 1799 में। देखिए, श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, और जब आखिरी जंग हुई तो उसमें क्या हुई, कंपनी को सफलता मिल गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गए, मारे गए, और मैसूर का राजपाट पुराने क्या वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, और मैसूर के ऊपर भी सहायक संधि हमने पढ़ा था ना कि क्या करना था, उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था, और क्या कर कंपनी उनकी सेना की कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर वो शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर क्या होता था, उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में और बताया गया। टीपू सुल्तान का खिलौना यहाँ पे दिखाया गया। ये जो खिलौना है आप पढ़ेंगे, विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है यहाँ पर दिखाई गई है। विशालकाय मशीनी मशीनी खिलौना है, इसकी यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है। आप इसको इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें एक नकली शेर है, एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता तो उस नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया, और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। देखिए, इस ये जो खिलौना था उसको भी वो अपने साथ ले गए। तो आप देखेंगे टीपू सुल्तान की स्टोरी भी यहाँ पर दी गई है आपकी बुक में। देखिए, इसमें दिया गया है टीपू सुल्तान की कहानियाँ। तो आप देखेंगे कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों में भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर ने उनके सामने आ गया, और उनकी बंदूक क्या थी, ने मौके पर साथ नहीं दिया, और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने क्या किया था, निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया, और आखिरकार कटार उठाकर अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। और के बाद देखिए, इसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा, और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर थी। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि उन्हें शेर मैसूर कब से कहा जाने लगा, या किसे शेर मैसूर कहा जाता है। तो इस तरीके से ही आपको याद रहना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप आगे इसको पढ़ते जाएँगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिर हम जितना पॉसिबल होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।